हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी कह रहे थे कि मैम साइंस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो लाइए, तो आज हम आपको साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर को लाए हैं। तो आज साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें हम देखेंगे और इसी तरीके से एक एक ईयर के हम करते चलेंगे और लगभग हम आपको 20 से 30 क्वेश्चन साइंस का लेकर चलेंगे और डेली हम आपको 20 से 30 क्वेश्चन देते रहेंगे। तो आप देखिएगा। और जो रहा मैथ का, तो मैथ की जो पेडागोजी है उसको भी हम करा देंगे आपको। और सभी सीडीपी, जो लोग सीडीपी का नहीं देख पा रहे हैं तो देखिएगा, सीडीपी का जो है मैंने स्टार्ट कर दिया फिर से, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आपको बताई थी कि मैं घर चली गई थी तो वहाँ थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया था, माइक ख़राब थी। तो अभी शायद आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। 2-3 वीडियो ऐसी है जिसमें आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही थी, तो अब जो आवाज़ है आपको क्लियर आ रही होंगी। तो चलिए हम देखते हैं, हम साइंस का भी देख लेते हैं और साथ साथ हम देखेंगे एसएसटी भी, अगर हो सकता है तो एसएसटी भी लाएंगे जिन लोगों ने एसएसटी ले रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से हम स्टार्ट करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है आपका कि रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पीसी कल्चर, बी है एपी कल्चर, सी है सेरीकल्चर, डी है एग्रीकल्चर। तो आप सभी बताइएगा कि रेशम पालन जो आपका है वो क्या कहलाता है। तो चलिए हम आप पर देख लेते हैं कि जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, जो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर रेशम पालन। रेशम जो सिल्क फार्मिंग होता है वो आपका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। अब लगे हाथ हम इसी को देख लेते हैं कि पीसी कल्चर किसे कहते हैं। पीसी कल्चर आपको मत्स्य पालन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मत्स्य पालन। ये आप सभी लिख लीजिएगा, मत्स्य पालन को कहते हैं। एपी कल्चर आपका जो है किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ये भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका हम एग्रीकल्चर देख लेते हैं, ये कृषि कार्यों से संबंधित होता है। तो ये आपके कल्चर है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका कि प्रोटिस्टा, ठीक है, इसमें हम 2 ही ऑप्शन देंगे, आप याद रखिएगा। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। ऑप्शन ए है एक कोश की और प्रोकैरियोटिक, बी है एक कोश की और यूकैरियोटिक। अब इन्हीं 2 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि उत्तर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जो समस्त जीवधारी होते हैं, वो सारे जीवधारी जो होते हैं वो एक कोश के होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। ये सभी आप सभी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्लास्टोसाइनिन, बी है फाइटोक्रोम, सी है क्लोरोफिल, डी है जैंथोफिल। देखिए, आप सभी जब भी टेस्ट दिया करिए, आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, उसमें आप सभी 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर करके डाला करिए। क्वेश्चन मैं बताती हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप खुद दिया करिए, उसके बाद जितना सही होता है सही करिए। जब मैं आंसर बताती हूँ जो गलत होता है गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए उतने में से कितने आपने सही किए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, जो बीजों का जो वर्णक है, बीजों के अंकुरण से संबंध रखने वाला हमारा क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये फाइटोक्रोम जो होता है ये हमारे बीजों के जो होता है, क्या होता है, बीजों के अंकुरण से क्या करता है, संबंध रखता है। देखिए, और ये क्या करता है कि ये बीज के बढ़ने में सहायता करता है और क्लोरोफिल का क्या करता है, संश्लेषण करता है। तो ये इसके 3 काम है, आप सभी लिख लीजिएगा फाइटोक्रोम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह ऊतक जो एक हड्डी मतलब अस्थि को दूसरी हड्डी से क्या करता है, जोड़ता है। ऑप्शन ए है उपास्थि कार्टिलेज, वसामय ऊतक, सी है उपकला या एपिथेलियम, डी है स्नायु या लिगामेंट। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आप सभी बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि स्नायु और लिगामेंट ये क्या करता है, हमारा हड्डियों से क्या करता है, जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है। ऑप्शन ए है राइजोफोरा में, बी है आम में, सी है आलू में और डी आपका है शुगर केन में। शुगर केन का मतलब गन्ने में। तो किस में होता है आप सभी को बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, राइजोफोरा में होता है। जो बीजों का जरायुज होता है वो राइजोफोरा में होता है। अब आइए इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो बीजों का जरायुज होता है वो क्या दिया गया है यहाँ पर कि राइजोफोरा के मैग्रोवन पौधे में क्या होता है, पाया जाता है। और प्रायः क्या होता है, ये बीजों को अंकुरण होने के
बीजों के क्या अंकुरण होने के लिए क्या होती है, बीजों की क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है आपको। और लौड़ी दलदल में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। अतः बीज मात्र पौधे पर फल अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। यह क्या है आपका, यह गुण क्या कहलाता है, पृतस्थ अंकुरण कहलाता है या विविपेरस कहलाता है। आप सभी को पता चल गया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और लौड़ी जो आपके दलदल होते हैं उसी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये बीज क्या होता है, बीज मात्र पौधे पर ही फल के अंदर रहते हुए ही क्या होते हैं, अंकुरित। कभी कभी आपने देखा होता कुछ बीज जो होते हैं वो पौधे पर ही रहते हुए और फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये जब अंकुरित हो जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, पृतस्थ अंकुरण कहेंगे या विविपेरस कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ हीट, मतलब उष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है अर्ग, बी है जूल, सी है कैलोरी, डी है वाट। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा आप सभी बताएंगे। देखिए, जो ऊर्जा है उसका जो एसआई मात्रक होता है हमारा जूल होता है, ये याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको कि यदि पी एफ, एक सेकेंड, चलिए, क्वेश्चन पूछा है कि यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रेशर, फोर्स और ये एरिया। पी मतलब प्रेशर हो गया, पी मतलब क्या, एफ मतलब फोर्स हो गया, और ए मतलब क्या होगा आपका, एरिया हो गया। तो प्रदर्शित करते हो तो आपका जो फार्मूला है क्या होगा, तो आपको सभी को बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जब ये ऐसे प्रदर्शित करेंगे तो इनका जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा, P इक्वल टू एफ अपान ए, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान क्या हो जाएगा, एरिया। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। तो आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए है 2 यूनिट, बी है 1 यूनिट, सी है 3 यूनिट और डी है 4 यूनिट। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा 3 यूनिट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले, क्योंकि बिना हल किए आप इसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए टी बराबर टाइम बराबर क्या दिया आपका 5 सेकेंड, यहाँ पर क्या दिया है 5 सेकेंड दिया है। P1 और P2, ठीक है, P1 कितना आपका दिया है 10 मात्रक दिया है, मतलब 10 kg, और बढ़ के कितना हुआ 25 मात्रक हो गया है, मतलब 25 kg हो गया है। अब क्या पूछा है आपको, यफ का मान पूछा है। तो फार्मूला आपका क्या लगेगा, यफ इक्वल टू मतलब फोर्स इक्वल टू P2 माइनस P1 अपन टी। अब बस वहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा रख देना है। P2 की जगह आपको 25 रखना है, P1 की जगह 10 रखना है, और टाइम आपका क्या है 5 है। तो अब क्या करेंगे, 25 में से 10 गया आपका 15 हो गया, 5, और इसको अगर कट करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, तो 3 यन हो जाएगा। ये आप सभी याद रखिएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका है कि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए है उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है। अब ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन, अब यहाँ पर हम ऑप्शन आपको बाद में दिखाएंगे, थोड़ा ऑप्शन बड़ा है। चलिए आइए दिखाते हैं। ऑप्शन बी आपका है उष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन सी है उष्मा का विद्युत दोनों का सुचालक होता है। डी है उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्वेश्चन है कि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह, तो इसलिए होता है क्योंकि यह क्या होता है, आइए देखते हैं। क्योंकि यह उष्मा का सुचालक होता है, मतलब गुड कंडक्टर होता है ऑफ हीट, बट बैड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। नमन कोण बताना है किस पर, चुंबकीय ध्रुव पर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 45 डिग्री, बी है 0 डिग्री, सी है 90 डिग्री, डी है 135 डिग्री। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 90 डिग्री। अगर यहीं पर आपको दिया रहता विषुवत या ध्रुवों पर कितना है, तब आपका 0 डिग्री हो जाता, लेकिन चुंबकीय ध्रुव पर पूछा है। जब चुंबकीय ध्रुव पर पूछेगा तो आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा, जब विषुवत या ध्रुवों पर पूछे, भूमध्य ध्रुव पर पूछे, तब ये आपका होगा 0। ठीक है,
विषुवत या भूमध्य पर पूछे, और बाकी जब चुंबकीय ध्रुव पर पूछे तो आप यहाँ 90 लगाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ऑप्शन ए है जल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ग्लूकोज, डी है आपका क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 106 है आपका। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का जो स्रोत होगा आपका, वो आपका क्या होगा, जल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि रक्त का वह घटक जो रक्त विहीनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन इसके बाद दिखाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बड़ा है तो क्वेश्चन और ऑप्शन पूरा साथ में नहीं आ पाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से इसे। एक बार क्वेश्चन हम और पढ़ते हैं कि रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। रक्त का क्या पूछा है, घटक पूछा है जो रक्त वाहिनी में क्या करता है, थक्का बनने से रोकता है। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स इज। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। ऑप्शन ए है हिपैरिन, बी है एंटीबॉडी, सी है थ्रोम्बिन और डी है हीमोग्लोबिन। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हिपैरिन होगा। हिपैरिन क्या करता है, ब्लड में क्या करता है, क्लॉटिंग को क्या करता है, रोकता है। हिपैरिन क्या करता है, क्लॉटिंग को क्या करता है, रोकता है। चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है यकृत में, बी है स्टोमच में, सी है पैनक्रियाज में और डी है हार्ट में। तो जो आपकी लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, आइसलेट्स होती हैं, वो किस में पाई जाती हैं। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं हम किस में पाई जाती है। तो ये हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, पैनक्रियाज में या अग्नाशय में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 109 है कि एंजाइम रासायनिक रूप से होता है। ऑप्शन ए है एसिड, बी है लिपिड, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है प्रोटीन। तो देखिए जो हमारा एंजाइम होता है वो आपका रासायनिक रूप से क्या होता है, रासायनिक रूप से आपका होता है प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है, एक तरीके का हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक अम्ल, बी है फॉर्मिक अम्ल, सी है मैलिक अम्ल, डी है पॉमिटिक अम्ल। इसमें पूछा है कि इसमें से ये चारों जो आपके अम्ल हैं उसमें से एक ऐसा अम्ल है जो विटामिन भी है। तो चलिए हम देखते हैं, जो हमारा सही उत्तर होगा वो एस्कॉर्बिक एसिड होगा, ये हमारा विटामिन भी है। आइए अगला देखते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो विटामिन सी होता है, ये याद रखिएगा, आप सभी को पता है। और इसकी कमी से क्या होता है, हमें स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में आपको क्या होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका जो प्रमुख सूत्र है, जैसे कि आपको विटामिन सी की कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नींबू खाइए, टमाटर खाइए, सब्जियां खाइए, आलू खाइए और अन्य फल खाइए। सब में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, आपका आंवला में पाया जाता है और नींबू में। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। तो आप सभी विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो आपको डेली लेना पड़ता है। और ये क्या होता है, आपके मूत्र के थ्रू ये होता है निकल जाता है। तो इसके लिए हमें विटामिन सी को क्या है, डेली लेना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा एक एवरेज में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। ऑप्शन ए है आइसोप्रीन, बी है नियोप्रीन, सी है टेरिलिन और डी है ऑर्लॉन। क्वेश्चन नंबर आपका 111 है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा जो उत्तर होगा कि प्राकृतिक रबर का जो एकलक होता है, ठीक है, नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है, ये दो तरीके का होता है, अभी बताते हैं आपको। तो इसमें से पहले हम देख लेते हैं मोनोमर कौन सा हमारा। तो जो मोनोमर होता है हमारा वो आइसोप्रीन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 आपका है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आइसोपेंटेन, बी है एनपेंटेन, सी है नियोपेंटेन, डी है आइसोब्यूटेन। पूछा है सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है, सबसे अधिक क्वथनांक किसका है इसमें से आपको बताना है।
तो आइए हम देख लेते हैं, जो हमारा एन पेंटेन होता है इसका जो क्वथनांक होता है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन पूछा कि एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 4n+1, बी है 4n, सी है 4n+2, डी है 2n+4। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 113 आपका है। तो देखिए यहाँ पर 4n+2 इसका जो फार्मूला आपका है, आप सभी याद रखिएगा कि यौगिकों के में अणुओं की पाई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 4n+2 होती है। अगला देखते हैं 114। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये है। देखिए जैसे हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 4n+2 हो गया। अब इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। अब 4n क्या करेंगे, 4n इक्वल टू 6 - 2 कर देंगे। ये 6 यहीं पर रहेगा, ये यहाँ से प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -2 हो गया। अब इसी को हम घटा देंगे तो n बराबर हमारा 1 आ जाएगा। 4n इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये फार्मूला है, ये फार्मूला रख के ही हम चीज़ों को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 आपका पूछा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। ऑप्शन ए है परमाणु में नाभिक, बी है प्रोटॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और डी है परमाणविक द्रव्यमान। देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, तो किसका खोज किया गया था आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी देख लीजिएगा 114 है। तो इसमें देखिए जो खोज किया गया आपका परमाणु में नाभिक का खोज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 115 में आपको पूछा है कि निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है। देखिए मिश्रण दो तरीके के होते हैं, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। तो ऑप्शन ए है मिल्क, बी है एयर, सी है स्मोक और डी है जेली। तो आप सभी को बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारा जो हवा होता है वो विषमांगी, ठीक है, विषमांगी मिश्रण नहीं है। बाकी आपका दूध है, धुआं है, जेली है, ये सारे क्या आपके विषमांगी हैं। क्वेश्चन नंबर 115 था, आप सभी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है कोक, बी है पेट्रोल, सी है आपका पैराफिन मोम, डी है स्नेह तेल। तो आप सभी को बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा अवयव नहीं है जो पेट्रोलियम का है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है आप सभी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, कोक। कोक हमारा ऐसा अवयव है जो पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, ठीक है। बाकी पेट्रोलियम के ये तीनों अवयव हैं, पेट्रोल, पैराफिन मोम और स्नेह तेल। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है कि एक धातु यम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। यम को पहचानिए। मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्यूप्रस है या कैल्शियम है। तो चलिए हमें देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा 117 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, सॉरी ये कॉपर है, Cu। कॉपर का आपका Cu होता है, गलती से मैंने क्यूप्रस बोल दिया, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉपर होता है यही क्या करता है कि एक काले रंग का यौगिक देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। ऑप्शन ए है 16G ऑफ CO2 या N2 के 16 ग्राम, या तो फिर CH4 के 16 ग्राम या O2 के 16 ग्राम। तो देखिए किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, ये पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हमारे क्या है CH4 के 16 ग्राम, ये इसमें क्या होगी, परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आपको परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए बताया गया है, तो इसका जो आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका जो फार्मूला है उसको हम एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके से रखना है, तो आप सभी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए परमाणु की संख्या n बराबर क्या होता है आपका द्रव्यमान
आपका क्या रहेगा, ग्राम में रहेगा और परमाणु भार रहेगा। ठीक है, अब CH4 का परमाणु भार, ठीक है, 12 + 1 गुणे 4 बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। ये आपका परमाणु भार निकल गया। आपको इस तरीके से परमाणु भार निकालना है। उसके बाद n बराबर आप रखेंगे, द्रव्यमान ग्राम में कितना था, 16 था, और परमाणु भार भी इसका कितना निकल गया, आपका 16 निकल गया। 16 से 16 कट गया, आपका 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 1 आ गया तो इसका भाई ज़्यादा और सारे देखिए पॉइंट में आए हैं। और जैसे CO2 का परमाणु भार निकालना है तो 12 + 2 × 16, अब इक्वल टू कितना आ गया, 44 आ गया। अब आगे हम देखते हैं n बराबर 16/44 = 0.36। तो यहाँ देखिए सारे पॉइंट में आए हैं। हमारा CH4 का ही एक क्या ऐसा है जो कैसे आया है, आपका नंबर में आया है, 1 आया है। तो ये इसका परमाणु भार, इसका जो होगा वो परमाणु संख्या क्या होगा, अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बार इसमें देख लीजिएगा जो परमाणु भार है कैसे निकल रहा है। आप सब देखिए, यहाँ पर मैं एक बार बता देते हैं आपको परमाणु भार भी निकालना। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का परमाणु भार निकालना है, क्या दिया है, N2 दिया है, नाइट्रोजन 2 बार दिया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पर आता है। तो 2 बार दिया है तो गुणे 2 कर दीजिए, और 14 दूनी क्या हो गया, आपका 28 हो गया। यही आपका क्या हो गया, इसका परमाणु भार हो गया। अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना दिया है, 2 दिया है, तो 16 गुणे 2, तो 16 दूनी क्या हो गया, 32 हो गया। अब इसी तरीके से कार्बन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से देखिए ये भी है, और इसी तरीके से ये भी। जैसे कार्बन का आपका 12 हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस, जब 2 दिया रहेगा तो प्लस कर देंगे दोनों को। जैसे कार्बन का हाइड्रोजन का हो गया है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कार्बन का और किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 जोड़ दिया है प्लस ऑक्सीजन का ये है। इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, आपका परमाणु जो आपका परमाणु भार होगा वो निकल जाएगा। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। ऑप्शन ए है KMnO4 या OH- या फिर H2O, फिर दिया है बी है Br2 और अपान H2O, सी में दिया है आपका टोलेंस अभिकर्मक, और डी में आपका दिया है फेलिंग विलयन। तो देखिए जो हमारा 119 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो टोलेंस अभिकर्मक होता है, टोलेंस अभिकर्मक द्वारा ही क्या होता है, इनमें उसके द्वारा ही विभेदित किया जाता है। किसको, एथिलीन और एसिटिलीन को। किसमें, प्रयोगशाला में। याद रखिएगा, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में हम जब विभेदित करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, टोलेंस अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा, टोलेंस अभिकर्मक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ऑप्शन ए है Na2O2, ऑप्शन बी है OF2, ऑप्शन सी है NaO2 और ऑप्शन डी है NaO3। इसमें पूछा है कि दिए गए यौगिक में से ये जो 4 यौगिक आपके दिए हैं, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, OF2। इसमें ऑक्सीजन की जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, +2 है। देखिए एक बार हल करके देख सकते हैं आप। देखिए क्या है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, किसमें, OF2 में। कैसे है, देखिए OF2 में ऑक्सीजन O की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यक्स है, हम यक्स मान लिए, और F की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1 है। तो अब इसी फार्मूले पे हम रखेंगे, देखते हैं। तो देखिए यक्स प्लस किसकी हमने मांगना है, O की मानना है, तो OF2 यही है ना। तो O की जगह हम क्या लिखें, यक्स लिखेंगे, और प्लस F की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और ये F क्या हमारा 2 बार है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर 2 है, = 0 रखेंगे। अब बस इसी को आपको क्या करना है, हल कर देना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे आप, यक्स और यहाँ पर 1 का जो गुणा है उसको करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस में 0 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, x = करेंगे, यक्स को वहीं पर रहने देंगे, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो, प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा इस तरीके से हमारा। ठीक है, तो हमारा जो OF2 की ऑक्सीकरण संख्या वो क्या होगी, +2 हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया। और सामान्यतः आपका जो होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है,
तो इन्होंने +2 पूछ लिया कि +2 कैसे होगा आपका, तो +2 हमने बता दिया आपका कैसे होगा। तो ये रहे आपके 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। बाकी के जो क्वेश्चन है हम कल देखेंगे। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए आप सभी, और शेयर भी किया करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ तो जब बेल आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो वो वीडियो आप तक पहुँच जाती है, वो नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाता है कि वीडियो आप अपलोड कर दी गई है। तो इस तरीके से, और बाकी हम देखते हैं आगे की। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो बताइएगा, तो इस तरीके से हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, और CDP की वीडियो आपकी डेली आती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।